आदित्य ने अपने सामने देखा और उसे आवाज आई, हे यू, खड़े हो जाओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? आदित्य अब तक काफी अधमरा हो चुका था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो फिर से गिर गया। समर भी नीतिका के साथ मिल गया। लगता है कि इस लड़के के कान भी खराब हो चुके हैं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है तू और तू हमारे महल में क्या कर रहा है? आदित्य ने जमीन पर अपने हाथ रखकर सिर उठाया और उन तीनों की तरफ देखा। उसने सहारा लेकर फिर से उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ भी नहीं पाया। तभी उसे समर ने पेट पर बहुत तेज लात मारी। मुझे क्यों मार रहे हो? आदित्य बुरी तरह खांसने लग गया। उसके शरीर में कई घाव हो चुके थे जिनमें से खून निकल रहा था। जैसे ही समर ने उसे फिर से लात मारी, आदित्य सीधा दीवार में जा बजा। इस बार आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके लंग्स में हवा ही निकल गई हो। समर की ये लात सच में बहुत ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग थी। आदित्य के अब पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसका सिर दर्द से फटने लगा और वो खांस भी रहा था। मेरी बात तो सुनो आप सब। इससे पहले कि आदित्य फिर से कुछ बोलता, जीवन ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसे तो बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। उन लोगों को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी कि आदित्य एक जेन्युइन लड़का है भी या नहीं। अगर ये मर जाए तो सच में कितना मजा आएगा। सच में यार, ऐसे कमजोर को मारने का मजा ही कुछ और होता है। तो इसे मारो, देख क्या रहे हो? उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदित्य को मारने में एंजॉयमेंट महसूस कर रहे हैं। वो तो शायद उसकी मौत पर खुशी मनाने वाले थे। वो उसे मारते और आदित्य गिर जाता। आदित्य फिर उठने की कोशिश करता लेकिन वो फिर से गिर जाता। ये देखकर वो दोनों हंसने लग गए। आदित्य ने अधखुली आंखों से उसकी तरफ देखा। ये दोनों तो सैडिस्ट हैं, एक नंबर के पागल। ऐसा लग रहा है कि ये सारी फैमिली पागलों की है। ऐसे भी कोई किसी को मारता है क्या? आदित्य ये तो अच्छे से समझ चुका था कि अघोरी कबीले के अधिकतर लोग सैडिस्ट थे। वो सोचने लग गया कि ईशान के रूप में उसने सब कैसे नॉवेल एक अनोखी दुनिया में पढ़ा था। बाप रे, ये अघोरी कबीला तो कितना खतरनाक है। ये सब क्या चल रहा है? ईशान नॉवेल में पढ़ने लगा। ये सब क्या चल रहा है? सब हंस रहे हो? ये टाइम हंसने का नहीं है, ट्रेनिंग का टाइम है और तुम लोग यहाँ बैठे हो। अर्जुन देवराज का गुस्सा देखते ही खड़ा हो गया। मास्टर, हम ट्रेनिंग ही कर रहे थे, बस 2 मिनट के लिए ही आराम करने लगे थे। तुम यहाँ आराम कर रहे हो और अगर यहाँ कोई राक्षस आ जाए तो क्या करोगे? ये कहोगे कि तुम आराम कर रहे थे? देवराज का एक गार्ड जल्दी से आ गया। जी मास्टर। इसे ले जाओ और 50 कोड़े मारो। ये सुनकर अर्जुन कांप गया। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन देवराज के ऊपर अर्जुन के कराहने का कोई भी असर नहीं हुआ। गार्ड अर्जुन को कोड़े मारने लग गया। अर्जुन कोड़े की एक मार से ही नीचे गिर गया। जब तक तुम लोगों को टॉर्चर नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग काम में सीरियस नहीं होंगे। गार्ड, धीमे नहीं, तेज मारो। गार्ड तेज हाथों से अर्जुन को कोड़े मारने लग गया। अर्जुन के शरीर से खून निकलने लग गया। उसके कपड़े कोड़ों की मार से फट गए। वहां खड़े सभी लोग घबराकर ये सब देख रहे थे। कुछ देर में ही अर्जुन बेहोश हो गया। इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। गार्ड्स अर्जुन को खींचते हुए वहां से ले गए। सब ध्यान से कान खोलकर सुन लो। अघोरी कबीले में कोई आराम नहीं, समझे? राक्षसों का अगर विनाश करना है तो खुद को कठोर बनाना होगा। अगर जीतना है तो खुद को सख्त बनाना ही होगा। उसके बाद वहां से देवराज तो निकल गया लेकिन सब लोग अब डर चुके थे। वो सब जल्दी से ट्रेनिंग में लग गए। आदित्य तेज आवाज से अपने ख्याल से बाहर आ गया। अब नहीं उठेगा, उठ, मैंने कहा उठ। आदित्य ने समर, नीतिका और जीवन पर नजर डाली। फिर उसे अपनी जुड़वा बहन अदिति की याद आई। उस दिन अदिति से भी तो मिला था, लेकिन वो इन तीनों की तरह तो क्रूअल नहीं थी। है तो वो अघोरी कबीले की सबसे खतरनाक सदस्य और उसने तो कितने ही राक्षसों को इतनी सी उम्र में मारा है। ये तीनों तो पागल हैं जिन्हें कोई समझ नहीं है। लेकिन क्या पता कि वो अदिति का असली रूप ना हो या उसने अभी तक मुझे अपना असली नेचर ना दिखाया हो। आदित्य ने अपना कंधा उचकाते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। आप लोग एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन समर ने उसे उठाकर दूर पटक दिया और कुछ ही देर में पाइप्स, रॉड्स की आवाजें आने लग गई।
ये आवाजें पास की सड़क की लग रही थीं, लेकिन असल में ये आवाजें आदित्य की पिटाई होने की थीं। इस टाइम उसकी सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी थी। उसके बदन से काफी खून निकल रहा था। उसके करहाने की आवाज आ रही थी। मैं अपना हाथ भी सीधा नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पैर भी मुड़ चुके थे, चेहरे पर मार के निशान आ चुके थे, खून भी निकलने लगा था। उसके सामने समर और उसकी जुड़वा बहन नीतिका आराम से उसे मार्बल ग्राउंड पर गिरा हुआ देखकर हंस रहे थे। समर और नीतिका के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आदित्य की हालत अब तक काफी खराब हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था। मैं तो कुछ समझ और सोच भी नहीं पा रहा। लेकिन इनमें से जीवन अपनी जगह ही बैठा हुआ था। वो वहां से टस से मस तक नहीं हुआ। ए जीवन, इधर आना, देख कितना मजा आ रहा है। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ही करो जो ये सब कर रहे हो, चाहे वो मरे या तुम दोनों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? साले, तू पागल है क्या? इस बात पर जीवन हंसने लग गया। अब ये सब खत्म करो और निकलो यहाँ से। ये देखकर समर और नीतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगी। तुम गार्ड से बोल दो कि ऐसे कमजोर लड़कों को कभी यहाँ न घुसने दे। समर ये सुनकर खुश हो गया। वाओ, मार सिस्टर, मजा आएगा। जैसे ही नीतिका आदित्य को खत्म करने के लिए फाइनल ब्लो मारने ही वाली थी कि एक तीखी सी आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? इस आवाज में कोई भाव नहीं था, वो एकदम ठंडी आवाज थी। ऐसा लगा जैसे कि उस जगह का टेम्परेचर कुछ गिर गया हो और वहां ठंड हो गई हो। सभी के पास उस आवाज की तरफ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सब उसे देखकर बुरी तरह से कांप गए। वहां और कोई नहीं बल्कि अदिति रायचंद खड़ी थी। वो उन लोगों से बस कुछ मीटर ही दूर खड़ी थी। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। हाँ नीतिका, हाँ। मैंने कहा था ना कि चलो यहाँ से, अब भुगतो। वो सब उसे अच्छे से जानते थे कि अदिति कितनी खतरनाक, क्रूल और मॉन्स्टर थी। वो एक परफेक्ट ओजा थी जिसमें सारी खूबियां मौजूद थी, पढ़ाई लिखाई से लेकर किसी को खत्म कर देने तक की खूबी। लेकिन फिर नीतिका और समर ने हिम्मत जुटाई और वो सब अदिति के सामने खड़े हो गए। हम यहाँ के कीड़े मकोड़े खत्म कर रहे थे, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए, हाँ? समर अदिति का बड़ा भाई था, फिर भी वो अदिति के सामने बुरी तरह से घबरा रहा था। अदिति टैलेंट में उन सभी से काफी आगे निकल चुकी थी। अदिति ने उन लोगों की बात सुनी और फिर उसने आदित्य पर नजर डाली, जो टूटा फूटा हुआ जमीन पर अधमरा सा पड़ा हुआ था। उसे एक पल के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपने सभी भाई बहनों पर नजर डाली जो हंस रहे थे। अदिति ने उन सभी को घूरते हुए देखा। जाओ यहाँ से। अदिति के ये बोलते ही सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। वो सभी जानते थे कि अदिति का इस सब से क्या मतलब था। मैंने कहा निकलो यहाँ से। समर और नीतिका जीवन का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहता है। अदिति, तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, समझे? हम तुमसे बड़े हैं। और अदिति ने जीवन की तरफ घूर कर देखा और उसे अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी। जीवन के चेहरे पर दर्द उभर आया क्योंकि अदिति ने उसके चेहरे पर अपने नाखूनों से मारा था। जीवन के चेहरे से खून निकलने लग गया। कोई भी अदिति की बराबरी नहीं कर सकता था। जीवन ने अदिति को एक बार फिर से घूरते हुए देखा, लेकिन उसे पता था कि वो अदिति का सामना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या अब अदिति अधमरे आदित्य की मदद करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कुक्कू FM।